प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारी हिंदी मीडियम की इस कक्षा में। देखिए बच्चों, इससे पहले जो हमने कक्षा ली थी उसके अंदर हमने क्या चर्चा की थी। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारे टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। उसमें हमने क्या देखा था, हमने उसमें देखा था कि किस तरह जो सरल उपकला होती है और संयोजी उपकला होती है, यानी कि संयुक्त उपकला होती है, संयुक्त उपकला यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है यानी कि जो सरल उपकला है उसके अंदर भी क्या थे, 4 प्रकार थे। पहला प्रकार जो था वो हमारा था सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, जिसको हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, पिछली कक्षा में हमने उसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की कक्षा में हम अगले एपिथेलियम की बात करेंगे जो है हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरल घनाकार उपकला। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है हमारा एनिमल टिश्यू अर्थात जंतु ऊतक, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। अब देखिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है। जैसा कि हमें भी इसके नाम से वापस पता चल रहा है कि सिंपल का मतलब सरल, ठीक है ना, क्यूबॉइडल का मतलब कैसा हो गया, क्यूब लाइक। आपने क्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखा है, आप अपने घर में कोई भी चीज खाते हैं, जो शक्कर आती है आजकल वो भी क्यूब लाइक होती है। एक आप अमूल का जो चीज आता है उसमें भी क्या है कि स्लाइस भी मिलती है और आपको क्यूब लाइक भी एक अमूल चीज का पैकेट मिल जाता है। तो ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना क्यूब लाइक है यानी कि घनाकार है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरल घनाकार उपकला के बारे में, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, जिसे हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहां पर, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब जैसा कि हमें नाम से पता है कि देखिए यहां पे क्या है, घनाकार है, लेकिन सबसे पहली बात जो हमने इससे पिछले वाली क्लास के अंदर यानी कक्षा में हमने पढ़ी थी क्या, कि ये क्या होती है, एक कोशिकीय स्तर से बनी हुई होती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यह उपकला कैसी होती है, एक कोशिकीय, यह हमारी एक कोशिकीय स्तर से बनी होती है। पहली बात, ठीक है बच्चों। अब जब ये एक स्तर से बनी हुई होती है तो इसका मतलब कैसी है, सिंपल है, सरल है, यानी कि पतली है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल होने के साथ साथ ये कैसी है, घनाकार है। कैसी है, यह उपकला कैसी है, घनाकार है, घनाकार है। ठीक है, घनाकार से हमारा क्या मीनिंग हुआ, यानी कि घन के समान। देखिए घन किस तरह से होता है हमारा, अगर हम बात करें, ये देखिए कुछ इस तरह से हम बात करें कि ये हो गया हमारा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम एक छोटा सा घन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। अब हम इसको यहां पर मिला देंगे, तो यहां पर, इसको हम यहां पर और इसको हम यहां पर। तो देखिए ये हमारा कैसा एक संरचना बन गई, ये हमारी संरचना बन गई बच्चों एक घन की तरह। तो इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, घनाकार संरचना बोलेंगे। ठीक है, तो ये संरचना कैसी हो गई, ये संरचना आपकी घनाकार हो गई। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए ये जो घनाकार संरचना है, अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो क्या
इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो एक समान होगी, जैसे कि आपको इस संरचना में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने एक क्या बनाया है, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एक संरचना बनाई है, तो इसमें क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि इसकी संरचना में इस उपकला की लंबाई तथा चौड़ाई एक समान होती है। क्लियर है बच्चों? यहां पे क्या है, जो इसकी संरचना है उसमें इसकी उपकला की जो लंबाई तथा चौड़ाई हमें देखने को मिल रही है वो कैसी है, एक समान है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं किस चीज की, इसके अगले पॉइंट की। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे कि यह घनाकार है, ये एक कोशिकीय स्तर से मिलकर बनी है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई भी क्या है, एक समान होती है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये घन के समान दिखाई दे रही है, तो घन के साथ में क्या है कि जो इसका हम बात करें, इसका जो केंद्रक होगा, इसका जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, मध्य में स्थित होगा। ठीक है, अगर हम इसके केंद्रक की बात करें तो इसमें जो केंद्रक है वह क्या है, मध्य में स्थित है। कहां स्थित है, मध्य में स्थित है। तो ये हमारी घनाकार उपकला हो गई, एक कोशिक की स्तर हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका संरचना में क्या है, लंबाई व चौड़ाई समान है तथा इसका जो केंद्रक है वह इसके मध्य में स्थित है। ठीक है, अब मुख्यतः हम बात करें अगर इसके कार्य के बारे में, ठीक है, तो इसका कार्य कैसा होगा, इसका कार्य क्या होगा, मुख्यतः इसका मुख्यतः कार्य होगा किसमें, पहला होगा हमारा अवशोषण। ठीक है, ये क्या करेंगी, इस तरह की उपकला क्या करेगी, अवशोषण का कार्य करेगी। दूसरा हम बात करें, इस तरह की उपकला और क्या कर सकती है, उत्सर्जन। ठीक है, इस तरह की उपकला क्या करेगी, अवशोषण का कार्य करेगी, उत्सर्जन का कार्य करेगी और स्रावण का कार्य भी करेगी। तो तीसरा हमारा पॉइंट क्या होगा, इस तरह की उपकला स्रावण का कार्य भी करेगी। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात करें, चर्चा करें। क्यों, क्योंकि मुख्यतः क्या पूछा जाता है हमसे, उपकलाओं का मुख्य कार्य पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, अवशोषण करती है, उत्सर्जन करती है, स्रावण करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहां कहां कहां पाई जाती है, तो यह वाहिनियों में, हमारे शरीर की जो वाहिनियां हैं उनमें, ग्रंथियों में, किनमें बच्चों, हमारी ग्रंथियों में, तथा नलिकाओं में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है, यह हमारी वाहिनियों में, हमारी ग्रंथियों में और हमारी शरीर की नलिकाओं में उपस्थित होती हैं। ठीक है बच्चों, हुई बात यहां तक क्लियर आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं इसके बहुत ही सुंदर से एक चित्र की, यानी कि संरचना की। तो देखिए हम चर्चा करते हैं अब हमारे इसकी संरचना की। ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये आपकी घनाकार संरचना है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से आप इसे जानते हैं। आई बात बच्चों समझ में? ठीक है, अब देखिए हमने पहले वाली जो क्लासें हमने ली हैं, पिछली जो क्लासें हमने ली हैं, उन क्लासों में भी हमने क्या किया है, समझा है कि किस तरह से जो ऊतक है वो दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। ठीक है,
और उसके मध्य में क्या स्थित होती है, एक मुख्य गुण होता है इनका, किसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन का उपस्थित होना, अर्थात आधार कला का उपस्थित होना। ठीक है यहां तक। चलिए तो अब इस डायग्राम को हम, इस संरचना को हम क्या कर लेते हैं, नामांकित कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। चलिए तो देखिए यहां पर ये क्या उपस्थित है, ये क्या है, ये वाला छोर है, जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आधार कला। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम, आधार कला, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम, और बेसमेंट मेम्ब्रेन। आई बात समझ में। चलिए अब जो आपको इसके ऊपर की तरफ ये जो आपको संरचना जो दिखाई दे रही है, ये कैसी है, एकदम आपको कैसे लग रही है, क्यूब की तरह, जैसे हमने क्यूब सजा रखे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोला हमने, घनाकार संरचना बोला। तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई घनाकार उपकला। हम इसको ये भी कहते हैं कि सरल, हम यहां लिख देते हैं, ये हो गई हमारी सरल घनाकार उपकला। ठीक है, अब देखिए जो सरल घनाकार उपकला है, इसके मध्य में क्या स्थित है, ये देखिए कॉलम की तरह, बिल्कुल आपको कैसे, बिल्कुल क्यूब की तरह दिखाई दे रही है। इसके मध्य में क्या उपस्थित है, इसके मध्य में उपस्थित है इसका केंद्रक। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, ये है इसका केंद्रक। देखिए जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर हुआ। ये हमारी आधार कला, ठीक है, ये हमारी घनाकार उपकला, और ये है हमारा केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। अब ये किस पर है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, किस पर है भाई, इसको जो वृद्धि करेगी, ये वृद्धि किस पर करेगी, किस पे ग्रो करेगी, हमारे संयोजी ऊतक पे करेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। क्या है हमारा ये बच्चों, संयोजी ऊतक, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी आप इसको जानते हैं। क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में। चलिए हमने डायग्राम देख लिया। ठीक है, सरल घनाकार उपकला है, केंद्रक का भाग उपस्थित है, बीच की जो कला है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी उपस्थित है। ठीक है, और तीसरा हमारा संयोजी ऊतक, जो इसको क्या करा रहा है, जिसके ऊपर से इसको क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या करा रहा है, वृद्धि करवा पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है हमारा सरल घनाकार उपकला का चित्रण। ठीक है, चलिए आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने डायग्राम देख लिया। अब इसके यहां पर हम क्या बात करने वाले थे, हम चर्चा करने वाले थे इसके मुख्य कार्यों की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मुख्य कार्यों को समझ लेते हैं। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं, एक सेकेंड आप देखिए, मैं इसको रब करता हूं। तो बच्चों मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो हमने समझ लिया भाई घनाकार उपकला क्या होती है। अब इसके उदाहरणों की बात करें हम, या इसके मुख्य कार्य की बात करें कि ये कहां कहां पर उपस्थित होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले पॉइंट की बात करें तो ये कहां उपस्थित होती है, हमने बात करी थी अभी कि ये हमारी ग्रंथियों में उपस्थित होती है। ठीक है, अब अगर हम ग्रंथियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हमारी थायराइड ग्रंथि की। हमारे थायराइड ग्रंथि की जो वेसिकल्स होती हैं, जो पुट्टिकाएं होती हैं, उनमें इस प्रकार की उपकला हमें देखने को मिलती है। तो ये कहां मिल रही हैं, थायराइड
ग्रंथि की पुट्टिकाओं में, थायराइड ग्रंथि की पुट्टिकाओं में, यानी कि हम कह सकते हैं वेसिकल्स में, जो हमारे थायराइड की जो वेसिकल्स होती हैं उनके अंदर इस तरह की उपकला हमें देखने को मिलती है, में पाई जाती हैं। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करें किसकी? ठीक है, अब इसका दूसरा महत्वपूर्ण हमने कार्य क्या बोला था? स्त्रावण का, यानी कि स्त्रावण का कार्य करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं उपस्थित होगी। स्त्रावण कहाँ हो रहा है? स्त्रावण की अगर हम बात करें तो हमारे अग्नाशय में हो रहा है, यानी कि हमारे अग्नाशय के पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो स्त्रावण कहाँ होता है? यह हमारे अग्नाशय में एसिनी वाले पार्ट में एसिनी में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि हमारी अग्नाशय में एसिनी में पाई जाती है। अब एसिनी क्या कार्य करता है? एसिनी क्या करता है? स्त्रावण करता है। किसका? अग्नाशय रस का। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि जो एसिनी है वो क्या कर रही है? एसिनी स्त्रावण कर रही है। किस चीज का बच्चों? अग्नाशय रस का। अग्नाशय रस का स्त्रावण हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे क्या हुआ, थायराइड ग्रंथि की पुट्टिकाओं में पाई जा रही है, अग्नाशय में एसिनी में पाई जा रही है, और एसिनी में ये क्या कर रही है? स्त्रावण कर रही है। क्या? अग्नाशय के रस को स्त्रावित कर रही है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि ये और कहां उपस्थित होती हैं। ये जो होती हैं, ये जो हमारी टेस्टिस और जो ओवेरी होती हैं, टेस्टिस मेल के अंदर, ओवेरी फीमेल के अंदर। तो जो मेल और फीमेल में ये टेस्टिस जो ओवेरी होती हैं उसमें ये किसका कार्य करती है? जर्माइनल एपिथेलियम का कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब विभाजन होता है इस तरह की कोशिकाओं का, जब इन कोशिकाओं का विभाजन होता है तो उस ड्यूरेशन में, उस दौरान, उस अंतराल में ये विभाजित होकर क्या बना लेती है? जनन स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए यह हमारे ओवेरी और टेस्टिस में क्या करती है? जर्माइनल एपिथेलियम का कार्य करती है। जर्माइनल, या हम कहते हैं जर्माइनल लेयर का निर्माण करती है। तो क्या होता है जब इनमें विभाजन होता है, जब इस प्रकार की उपकला है, विभाजन होता है, तो यह जनन स्तर बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? ये जनन स्तर को बनाती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम बात क्या किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे कि इस प्रकार की उतक में, इस प्रकार की जो उतक होते हैं उनकी संरचना में किस तरह से जो है रूपांतरण होता है। ठीक है, अब हम इसके रूपांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? एक महत्वपूर्ण बात और कि इस तरह की जो उपकला है यह हमारे आइरिस में भी उपस्थित होती है, हमारी कोरॉइड में भी उपस्थित होती है, और हमारी आइस की सिलेरी जो बॉडी होती है उसके अंदर भी उपस्थित होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसमें बात करेंगे? यह हमारे आइरिस, ठीक है, यानी कि आंखों की पुतलियां, कोरॉइड यानी कि उपतारा, ठीक है, और
सिलियरी बॉडी ऑफ आई, उसमें भी ये उपस्थित होती हैं इस तरह की उपकलाएं। ठीक है बच्चों, अब हम किसकी बात करेंगे, इसके रूपांतरण की बात करते हैं। तो अब रूपांतरण में हम क्या देखेंगे, रूपांतरण में क्या होगा बच्चों की, जैसे पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, पक्ष्म यानी कि सीलिया उपस्थित थे और एक सूक्ष्मांकुर उपस्थित थे। ठीक है, तो जिस पे सीलिया उपस्थित थे तो वहां पे क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि हमने बात करी थी किसकी, सरल घनाकार सरल शल की उपकला के, तो सरल शल की उपकला के ऊपर की तरफ क्या थे, माइक्रोविलाई उपस्थित थे। तो हमने उसको क्या बोला था, हमने उसको बोला था ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, और इस पे क्या सीलिया प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है ना, तो उसी तरह से क्या होगा, इनका रूपांतरण होगा। आइए हम समझते हैं, यह मैं रब कर सकता हूं, चलिए। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, सरल घनाकार उपकला का रूपांतरण। ठीक है, मतलब किस तरह से सरल घनाकार उपकला का रूपांतरण हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो हमारी सरल घनाकार उपकला है, इसके ऊपर क्या उपस्थित होंगे, अगर इसके ऊपर सीलिया उपस्थित होंगे तो ये कैसी हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सरल घनाकार पक्ष्म उपकला कहेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा कि सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये संरचना है इस तरह से क्यूब लाइक की। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह से बना दी। ठीक है, और इसके नीचे हमने ये क्या है, ये है हमारी कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक की, जिसपे क्या करेगी, ग्रो करती है अर्थात वृद्धि करती है। ठीक है, तो अब इस पे क्या होगा, इस पे अगर हमने सीलिया लगा दिया यानी कि पक्ष्म लगा दिए तो कैसे होंगे, सीलिया कैसे होते हैं, इस तरह से कुछ उभार, ये देखिए कुछ इस तरह से क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे सीलिया हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, इनका रूपांतरण हो रहा है। तो इस तरह की जो उपकला होगी इसे हम किस नाम से कहेंगे, फिर उसे हम, वो उपकला है वो कहलाएगी हमारी कैसी, सरल घनाकार पक्ष्म उपकला। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या है, हमारी सरल घनाकार पक्ष्म उपकला हो गई, क्योंकि यहां पे क्या उपस्थित हो गए, सीलिया। ठीक है, चलिए आई बात समझ में आपको यहां तक। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों हमने देख लिया यहां पे क्या देखा हमने कि सरल, इसको हमको क्या कहेंगे, इसे सरल घनाकार पक्ष्म उपकला या पक्ष्म घनाकार उपकला भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, और जनरली हम क्या इसको बोलेंगे, सरल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे इसको हम, सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, पक्ष में जुड़ रहे हैं अर्थात सीलिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पक्ष में बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब सेकंड में क्या होगा, अगले रूपांतरण की बात करें, यहां पर सीलिया हुए तो उपस्थित, अब क्या होंगे, सूक्ष्मांकुर आएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाय। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम माइक्रोविलाय अर्थात सूक्ष्मांकुर। ठीक है, तो सूक्ष्मांकुर कैसे होंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्मांकुर को, इसको हम बोलेंगे
सरल, या हम कह सकते हैं कि इसको हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इससे हम कहेंगे। ठीक है, अभी जो सरल घनाकार उपकला यानी कि सिंपल क्यूबॉइडल सिलेटेड है, ये हमें कहां देखने को मिलती हैं? ये हमें देखने को मिलती हैं हमारे एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है किसमें? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में यानी कि संग्राहक नलिका के भीतर। कहां देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलेगी कहां बच्चों? संग्राहक नलिका। ठीक है, और इसी के साथ ये हमें कहां देखने को मिलेगी? और हमारे नेफ्रॉन की ग्रीवा में। किसमें देखने को मिलेगी बच्चों? ये हमें मिलेगी कहां पे देखने को? हमारे नेफ्रॉन की ग्रीवा में। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सूक्ष्मांकुर। अब ये सूक्ष्मांकुर है, ये माइक्रोविलाय है, यानी कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। हमने याद कीजिए पिछली कक्षा में हमने बात करी थी, जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये हमें कहां देखने को मिलते हैं? हमारे मूत्र छनने वाले स्थान पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन के पार्ट में हमने किसकी बात करी थी? समीपस्थ कुंडलित नलिका की बात करी थी, अर्थात पीसीटी की हमने बात करी थी। तो इस तरह के जो सूक्ष्मांकुर हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये हमें कहां देखने को मिलती है? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में देखने को मिलती है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया क्या कि ये हमें कहां देखने को मिलती है? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पर हमारी कंप्लीट होती है सरल घनाकार उपकला। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा इसके अंदर समझ लिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कल जो हम अगली कक्षा लेंगे उसके अंदर हम इसके आगे के उपकला उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि होगा हमारा सरल स्तंभाकार उपकला के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।